चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपने समीकरण के बारे में जाना था। समीकरण क्या होता है बच्चों? समीकरण जहां पर आपके दो बीजीय व्यंजक होते हैं, दो बीजीय व्यंजकों के बीच समानता दिखाई जाती है, वो आपका समीकरण कहलाता है। एक पक्ष आपका बायां पक्ष कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, LHS। ये साइड आपकी दायां पक्ष, राइट साइड या राइट हैंड साइड कहलाती है, इसे हम RHS कहते हैं। तो दो बीजीय व्यंजक होते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच इक्वल का साइन होता है, वो आपकी इक्वेशन कहलाती है ना? तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पोल में देंगे। निम्न में से आपको समीकरण की पहचान करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। Which of the following is an equation? Last 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका पोल में। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं इसका क्या है। काफी बच्चों ने सी आंसर दिए, काफी बच्चों ने डी। तो पर आपसे पूछा क्या जा रहा था? इक्वेशन। मैंने आपसे कहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कोई भी बीजीय व्यंजक, दोनों बीजीय व्यंजक होने चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए? समानता, इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो क्या बनती है? इक्वेशन। तो इक्वल का साइन होना इंपॉर्टेंट है। इक्वल का साइन बच्चों हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। सी में।
भी ऑप्शन में हमें इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दो होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, जिनके बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया रूट एक्स माइनस 1/2 और राइट हैंड साइड हो गया 0। दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद आपने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा था। तो एक बार उसे रिपीट करते हैं, क्या था? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो क्लियर है इसके नाम से ही क्या होना चाहिए? पहली बात आपकी इक्वेशन होनी चाहिए। पहले आप कोई भी उसमें देखिए ऑप्शंस में कि वो इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन के लिए आप देखिए इक्वल का साइन होना चाहिए। सेकंड, आप उसमें वेरिएबल काउंट करें, कितने वेरिएबल है उसमें। वेरिएबल कितने होने चाहिए? 1 वेरिएबल आपका लीनियर इक्वेशन में। मैम हिंदी में बता दो। क्या बच्चे? हिंदी में बता दो। अच्छा, हिंदी में बताऊं? तो ये आपका यस क्या मैम। है? टॉपिक था एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इससे आपको चेक करना हो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हम कैसे चेक करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि पहले वो समीकरण होनी चाहिए। पहली क्या होना चाहिए? समीकरण। तो पहला आपको समीकरण देखना है। समीकरण के लिए आपको क्या देखना है कि उसमें आपका इक्वल का साइन दिखना चाहिए, है ना। सेकंड, आपको क्या चेक करना है? उसमें चर देखने हैं कि कितने चर हैं, कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल आप कैसे देखते हैं? वेरिएबल जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिन्हें हम अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्षर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके वेरिएबल होते हैं। तो आप देखिए कितने अक्षर यूज करे गए हैं उसमें। तो वो चर की गिनती देखिए, एक चर होगा तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपके पास एक ही चर होना चाहिए। और तीसरा आपको चेक करना है उसकी रैखिक समीकरण लीनियरिटी। रैखिक देखना है, रैखिक का मतलब लीनियर देखना है कि लीनियर है या नहीं। इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1। चर की घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घातांक 1 होना चाहिए। ये उसकी डिग्री होती है कि चर की अधिकतम घात 1 हो। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो ऐसे आपके उदाहरण क्या होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। एक उदाहरण बताएं बच्चों, बताएं अपनी तरफ से कोई एक उदाहरण, मैसेज में बताएं। सभी बच्चे उदाहरण बताएं एक चर वाले रैखिक समीकरण के। मैम x-1 = 4। बिल्कुल, वेरी गुड। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और कोई उदाहरण बताएं बच्चों। y+2 = 4, बिल्कुल सही। एक आपने बताया x2x+4 = 4x, ये भी बिल्कुल सही। 2x+4 = 4x। दोनों तरफ केवल एक ही चर है x, और उसकी अधिकतम घात भी एक ही है, दोनों पे घात एक ही है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण, linear equations in one variable। v plus 5 is equals to 7, 2y plus 5 is equals to 0, y plus 7 is equals to 4, x minus 4x is equals to 4, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या है? x minus 4x is equals to 4, ये भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। x plus 2 equals to 0, वेरी गुड। और x+7 is equals to 8, ये सभी आपके कैसे उदाहरण है? एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है ना। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों फिर और पूछते हैं पोल में। सभी बच्चे बताएं, निम्न में एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। सभी बच्चे अपनी पहले ध्यान से ऑप्शन चुन करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। मैम मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया अभी तक स्क्रीन पे। बेटा यदि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आया तो शायद हैंग हो गया होगा या नेटवर्क कुछ इश्यू होगा। एक बार जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। ओके मैम। हमें को क्वेश्चन समझा दो।
हाँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करिए। अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या था, एक चर वाले रैखिक समीकरण थे कि उसमें आप देखिए कि वो समीकरण है या नहीं है, उसमें कितने चर हैं, और उसकी रैखिक लीनियरिटी को देखें कि वो लीनियर है या नहीं है, रैखिक है या नहीं है। तो एक बार वैसे ही जो आपको मैंने अभी समझाया था उसके उदाहरण भी आपने देखे थे, उसी हिसाब से एक क्वेश्चन को ट्राई करें। अब दिख रही है स्क्रीन बच्चे आपको? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। I have done, ma'am. गुड। बच्चे अब स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, ma'am. जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी भी काफी बच्चों के आंसर पोल में रह गए हैं, 8-9 बच्चों के आंसर पोल में देने हैं अभी, जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों, फिर आप आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था वो आप ध्यान से समझे, मैं फिर से समझा रही हूँ आपको, क्या है इसमें ढूंढना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण देखना है ना। तो एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में हमें ये सब देखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हमें क्या क्या देखना है। पहले बताएं, ये आपका x+5 तो क्या समीकरण है? समीकरण होने के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए, ये आपका समीकरण ही नहीं है ना बच्चों? समीकरण के लिए Yes, क्या होना ma'am. चाहिए? इक्वल का साइन होना चाहिए, दो पक्षों के बीच समानता होनी चाहिए। हम्म। तो समीकरण ही नहीं है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, x+5 = y, तो समीकरण तो है, इक्वल का साइन तो दिख गया बच्चों, तो समीकरण है। लेकिन इसमें कितने चर हैं? इसमें दो चर हैं। दो चर हैं तो ये आपका एक चर वाला नहीं हुआ, चर कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। यहाँ पे दो चर हैं आपके x और y, तो दो चर हो गए तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो चर आ गए, है ना। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, x+5 = 0, तो ये समीकरण भी है बच्चों, इसमें चर भी एक ही है ना, इसमें केवल एक चर है x,
और घात रैखिक के लिए हमें क्या देखना होता है कि घात क्या हो, एक, उसकी मैक्सिमम पावर एक होनी चाहिए, तो x की मैक्सिमम पावर भी यहाँ पे कितनी है, एक, तो एक घात है तो ये आपका रैखिक भी है। तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं कि ये समीकरण भी है, इक्वल का साइन दिख रहा है, एक चर है x और x की घात भी एक ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन है, इक्वल का साइन दिख रहा है, चर भी एक है x, यहाँ पे x एक ही चर है लेकिन उसकी घात कितनी है बच्चों, दो, यहाँ पे घात कितनी आ रही है, दो, तो ये आपकी जब घात दो होती है तो ये आपका रैखिक नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए x की पावर क्या दिख रही है, टू, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, दो, तो जब घात दो होती है तो वो रैखिक नहीं होता, रैखिक होने के लिए घात को एक होना चाहिए, है ना। बात समझ में आई बच्चों, बताएं। Yes, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था एक बार फिर से बताएं, अब उसे क्लियर हुआ, क्लियर है ना बच्चे। एक yes, चर ma'am. वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको तीन चीजें देखनी है, एक चर एक होना चाहिए, चर की घात एक होनी चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए समीकरण के लिए। तो यहाँ पे आपका एक चर है एक्स, उसकी घात मैम एक है, किसे कहते हैं? क्या, रैखिक रैखिक बता दो, रैखिक कैसे देखते हैं? ठीक है रैखिक देखते हैं। तो बच्चों रैखिक देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, रैखिक देखने के लिए हमें चर की घात जो होती है वो आपकी एक होनी चाहिए, चर की पावर आपकी जो घात है, मैक्सिमम पावर, अधिकतम अधिकतम जो घात है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, एक, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको x की घात कितनी दिख रही है, x की पावर आपको दो दिख रही है, तो ये आपका रैखिक नहीं होगा। यहाँ पर आपको x की घात कितनी दिख रही है, एक, तो x की मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तभी वो आपका रैखिक होगा। क्लियर है, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बच्चों। चलिए क्लियर हुआ, यस मैम। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं, इसमें भी आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की क्या करनी है, पहचान करनी है। एक चर वाले रैखिक समीकरण बताएं बच्चों कौन सा होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा, मैं तब तक पोल ऑन कर रही हूँ, तब तक आप ध्यान से आंसर देखिए कौन सा होगा इसका सही। पोल ऑन हो गया है बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अब आपको पहचान करनी है एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपनी माइक को म्यूट पे रखें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
बच्चों आपको पता चल ही गया होगा कौन से किसका आंसर सही है किसका गलत, तो एक बार जल्दी से रीचेक करें कहाँ गलती हो रही है। अपनी गलती को खुद से पहचानना शुरू करें कि कहाँ गलती की है। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें इसका। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने क्या दिया है, ऑप्शन डी। तो देखते हैं, सबसे पहले वही टेबल बनाते हैं। चर कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए। रैखिक होने के लिए उसकी घात एक होनी चाहिए। और तीसरी चीज होनी चाहिए समीकरण। तो हमें तीन चीजें चेक करनी है। एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए। तो यहाँ समीकरण है बच्चों, इक्वल का साइन दिख गया। इक्वल का साइन है तो समीकरण तो है, पर रैखिक और एक चर नहीं है। एक चर नहीं है, यहाँ पर देखो आपको y भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है, दो अक्षर दिख रहे हैं, तो दो चर हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया वो उनका गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चर नहीं है, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं हो सकती है ना। सेम लॉजिक यहाँ पर भी आपके तीन चर हैं, एक्स वाई जेड। तीन चर हैं तो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। कितने चर हैं यहाँ पे, तीन चर हैं। यहाँ पे दो चर हैं तो ये आपका एक चर नहीं है, तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। यहाँ आपका एक ही चर है एक्स, तो एक चर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये समीकरण भी है क्योंकि इक्वल का साइन दिख रहा है ना। लेकिन ये रैखिक नहीं है। रैखिक नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है रैखिक? रैखिक होने के लिए घात एक होनी चाहिए, पर यहाँ पर घात कितनी है, दो है। मैक्सिमम घात यहाँ पर कितनी है, पावर दो दिख रही है। मैक्सिमम अधिकतम हमें घात देखनी होती है। अधिकतम घात बच्चों कितनी आ रही है, दो आ रही है, इसलिए ये रैखिक नहीं होगा। एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए ये भी आपका रैखिक समीकरण का उदाहरण नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये आपका समीकरण भी है, इसमें चर भी एक है एक्स, और उसकी अधिकतम घात भी एक ही है। घात भी अधिकतम कितनी है, एक। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, तीनों टिक सही हो रहे हैं, इसलिए ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होगा, ऑप्शन डी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने ए बी सी ऑप्शंस लगाए थे उन्हें समझ में आया कि एक चर का मतलब एक अक्षर एक होना चाहिए। चर को हम अक्षर से दिखाते हैं, एक्स एक आ रहा है, जिस उसमें देखिए इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए। रैखिक होने के लिए आप ये देखिए कि चर के ऊपर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में, यहाँ पे चर के ऊपर की अधिकतम घात कितनी है, दोनों जगह एक है। यहाँ पर इसकी घात दो आ गई है, इसलिए ये आपका रैखिक नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बच्चों क्लियर हुआ सभी को? आगे चलें। यस मैम। सभी बच्चे हेडिंग डालें। अब आपका नया टॉपिक आएगा, समीकरण का हल निकालना सीखना है कि समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, कौन सी विधि से, पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि मतलब ट्रांसपोज मेथड। नाम से देखिए ध्यान से, नाम क्या है आपका, पक्षांतरण विधि। तो यहाँ पे इसका देखिए, पक्ष माने साइड। पक्ष क्या होती है आपकी, साइड होती है, और उनका अंतरण मतलब साइड का बदल कर देखेंगे। साइड को बदलकर समीकरण का हल निकालना सीखेंगे कि इक्वल के इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वल के इधर आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड होती है ना। इक्वल के इधर वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष, और इस वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं, दायां दायां पक्ष। पक्ष। तो हम पक्ष का अंतरण करेंगे, मतलब पक्ष को बदलकर उसे इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब कोई आपका पद यहां से उठा करके यहां ले जाएंगे, या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाकर उसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे कि समीकरण को हल करके क्या आता है। सभी को समझ में आया पक्षांतरण का मतलब? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। हाँ, आगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डाल लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
तो किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है? समीकरण के हल का मतलब होता है समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना होता है, कि जो उपस्थित चर है, यदि उपस्थित हमारा किसी इक्वेशन में चर x है तो x का मान ज्ञात करना होता है। x का मान हमें ज्ञात करना होता है, वही उसका सोल्यूशन या समीकरण का हल होगा। तो हमें बेसिकली कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके जो चर है उसका मान निकालना होगा, वही उस समीकरण का हल होगा। क्लियर? तो देखते हैं क्या है बच्चों। समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें कि जो भी समीकरण का हल होगा वो क्या करेगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप उसमें समीकरण का मान रख दोगे तो आपकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, हो जाएगी, है ना। तो वो जो भी समीकरण का मान होगा वो समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट। मैम इंग्लिश में भी बता दो। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों इंग्लिश में क्या है कि किसी भी सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा उसमें हमें क्या करना होगा? जो इक्वेशन में उपस्थित वेरिएबल है, हमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपका वेरिएबल चर x है तो हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका? जो भी उसका समीकरण का हल होगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों साइड उसकी सेम आएंगी, बराबर आएंगी, तभी वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तब बच्चों और क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए x बराबर 3, आपको ये देखना है क्या ये समीकरण इसका एक हल है। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी समीकरण का हल होगा वो समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है ना। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या है? हमारी समीकरण है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो रखो वैल्यू, बाएं पक्ष में वैल्यू रखो। तो देखो क्या आएगा बाएं पक्ष में बच्चों? x की वैल्यू 3 रख के बताओ कितना आएगा? x की जगह 3 रखो, x की जगह 3 रखो। संतुष्ट का मतलब बच्चों सेटिस्फाई, मतलब जो भी हम x का मान उसमें रखेंगे तो वैल्यू दोनों साइड्स की क्या आएगी? बराबर आ जाएगी। मैम 4 आंसर आएगा। हाँ, तो यही संतुष्ट का मतलब है। जैसे x का मान हम 3 रखेंगे तो x का मान 3 रखने पर यहाँ पे क्या होगा? 2x माइनस 2 में x का मान 3 रखो। 2x माइनस 2 में x का मान 3 रखेंगे तो 2 गुणा 3 माइनस का 2, 2 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा बायां पक्ष में हमने x का मान 3 रखा, बिल्कुल सही, आपकी कॉपी दिख रही है बच्चे। हाँ, तो बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में हमने x का मान 3 रखा तो हमारा कितना मान आ गया? 4। और दायां पक्ष हमारा पहले से ही कितना है? 4। तो 4 4 के बराबर होगा ना, दोनों साइड क्या हो गई? एक दूसरे के बराबर हो गई। तो ये इसका मान हो गया कि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के मान क्या है? बराबर है। अब बता, मतलब समझ में आया सभी बच्चों को संतुष्ट का? संतुष्ट का मतलब है दोनों पक्षों के मान बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पक्षों के मान 4 4 के बराबर है। बायां पक्ष आपका 4 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष आपका 4 दे ही रखा है। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ये आपका ये x बराबर 3 इक्वेशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यस मैम। अब सॉल्व करते हैं बच्चों नेक्स्ट उदाहरण। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में लिखें, दिए गए समीकरण 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 का हल ज्ञात करना है। संतुष्ट का मतलब सभी को समझ में आ गया। हल का मान इक्वेशन में रखेंगे, समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, तभी वो उसका हल होगा। वही संतुष्ट का मतलब है। तो अब सॉल्व करना सीखते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो अच्छा बच्चों, अब एक बात पहले समझे, पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। तो पक्षांतरण विधि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होनी चाहिए कि जब भी एक साइन कैसे बदलता है पक्षांतर में, इक्वल के उधर प्लस दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल के दूसरी साइड जाएगा प्लस में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों?
जो भी प्लस का साइन होगा आंसर भी आने लगे, गुड। तो जो भी प्लस का साइन होता है वो इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है, क्लियर है। इसी तरह जो भी गुणा का चिन्ह होता है वो पक्षांतरण में दूसरे साइड जाकर इक्वल के दूसरे साइड भाग में चला जाता है, और भाग इक्वल के दूसरे साइड गुणा में चला जाता है। बच्चों ये बात समझ में आई। तो दोनों एक दूसरे के कैसे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में, गुणा भाग में बदल जाती है, भाग गुणा में बदल जाती है। बात समझ में आ गई। इक्वल के दूसरे साइड जाके वो ऐसे बदल जाते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये किसमें है, माइनस में। तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में। माइनस किसमें बदल जाता है, प्लस में। तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका 5 + 3 हो जाएगा। बच्चों समझ में आया सभी को। यस मैम। तो ये आपका कितना हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 + 3 8, है ना। अब 2x इज इक्वल्स टू 8 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो रहा है, 2 की x के साथ गुणा हो रही है। क्या हो रही है, 2x 2 की गुणा हो रही है x के साथ। तो जब भी गुणा का चिन्ह होता है तो इक्वल के दूसरी तरफ वो किस में चला जाता है, भाग में। तो 2 यहाँ पे गुणा में हो रहा है तो दूसरी तरफ वो किस में चला जाएगा, भाग में, बटे में। तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 8/2, 8 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो x का मान बच्चों कितना आ गया, 4। क्लियर है। यस मैम। 4 का मान आपने उस समीकरण का हल उसमें रखा भी होगा तो आपकी समीकरण क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। तो समीकरण का हल हमेशा क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। आपने उसे चेक भी कर लिया कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है ना। नोट कर लिया सभी बच्चों ने। यस मैम। किसी का रह गया हो तो जल्दी से नोट करें बच्चों। सभी को समझ में आया। पक्षांतरण विधि, माइनस प्लस में बदल जाता है इक्वल की दूसरी ओर, प्लस माइनस में, भाग गुणा में, गुणा भाग में। तो x का मान आपका 4 आ गया, x का मान 4 आ गया है ये। और इसे कुछ बच्चों ने चेक भी कर लिया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। x बराबर 4 इसका हल है। तो हम इसे चेक भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में रखिए वैल्यू। बाएं पक्ष में हमने वैल्यू रखी 2x - 3 में, x का मान 4 रखेंगे तो देखते हैं। x का मान 4 रखते हैं, 2 × 4 - 3। तो 2 × 4 8, 8 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। और 5 ही आपका क्या है, दायां पक्ष है। 5 आपका दायां पक्ष, तो हम पक्ष लेके चलेंगे और दायां पक्ष आ गया। दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, x बराबर 4 इसका हल है। ये चेक करने का तरीका है, लेकिन निकालना आपको पहले वैसे ही है। ठीक है, सभी को समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। बच्चों अपना माइक को म्यूट रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो आगे चलते हैं बच्चों। ये आपका आ गया। तो पक्षांतर विधि में चिन्ह समझ में आए, माइनस प्लस में बदलता है, प्लस माइनस में, गुणा भाग में, और भाग गुणा में बदलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सॉल्व करिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर पोल में देंगे। y बराबर 2 = 6 को सॉल्व करके y का मान बताएं। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से आंसर दें। 17 बच्चों में से 5 बच्चों के आंसर गलत है। ठंड के लिए कितने का ये
दे देते ना, मैं पैसे दे देती। बच्चों बार बार अपना माइक ओपन ना करें। प्रीति ठाकुर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। दो दो ढाई सौ में आंटी ले बच्ची लेना। मैंने अभी मना किया ना, आप अपना माइक बार बार ओपन नहीं करें। लास्ट बार आपको वार्निंग दे रही हूँ। कुछ कहना हो तो माइक ओपन करें, नहीं तो माइक को म्यूट पे ही रहने दें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। बच्चों काफी बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हो, क्या बात है? पोल काम नहीं कर रहा है या क्या? नहीं बताएं। मैम पोल काम नहीं। पोल का ऑप्शन आ रहा है आपके उसमें? मैम एक्चुअली ना मैथ नहीं है तो फिर ज्यादा नहीं आ पा रहा है। अच्छा। यहाँ पे हम्म। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। मेनली सभी बच्चों ने सी लगाया है, पर कुछ बच्चों ने डी लगाया है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्लस जो है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके किस में बदल जाता है? माइनस में। प्लस माइनस के चिन्ह में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है। बस यहाँ पे ही गलती हुई है जिन बच्चों ने गलती करी है। तो जो आपका y+2 = 6 है, तो यहाँ प्लस है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो जिन बच्चों ने गलत किया है वो ध्यान से देखें, 6 - 2 हो जाएगा। प्लस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके किस में बदल गया? -2 में। क्लियर है? आप 6 में से 2 घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 4। 6 में से 2 घटाया, आंसर कितना आ गया? 4। आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं बच्चों। 4 रखिए इक्वेशन में, y की जगह 4 रखेंगे, 4+2 कितना हो जाएगा? 6। 4+2 6 हो जाएगा। आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है। क्लियर है ना? यस मैम। जिन बच्चों ने 8 लगाया था उन्हें क्लियर है कि प्लस का साइन दूसरी तरफ जाके माइनस में बदल जाता है। तो बस आपको साइन याद रखना है कि प्लस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके किस में बदल जाएगा? माइनस में। माइनस का प्लस में। गुणा का जो चिन्ह होता है वो दूसरी तरफ जाके भाग में बदल जाता है, बटे में चला जाता है। और बटे में जो होता है वो दूसरी तरफ जाके गुणा में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व।
सभी बच्चे इससे सॉल्व करें अपनी कॉपी पे। 3z+4 इज इक्वल टू 6+z। सॉल्व करके z का मान बताएं क्या होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। कॉपी में सॉल्व करके पोल में आंसर देना है बच्चों। बच्चों करने के बाद चेक करना मैंने बताया है ना। इक्वेशन में जो भी हल आया है वो इक्वेशन में रख के देखो, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, संतुष्ट। इस तरीके से आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है। जो काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, ध्यान से बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से पहले कॉपी में सॉल्व करके उसे चेक करें। चेक भी कर लें। इक्वेशन का जो भी हल होता है, समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। एक बार उसे चेक कर लें फिर आंसर पोल में दें। बच्चों काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। बच्चों चेक नहीं कर रहे हो क्या। आंसर को चेक भी कर सकते हो ना, आपको मैंने चेक करना बताया है ना। समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, तो क्यों गलत आ रहा है बच्चों। 20 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। 14 लोगों ने आंसर गलत दिए हैं। सभी बच्चे ध्यान से करें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी तो काफी बच्चों के आंसर रह गए।
बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो एक बार चेक करें, चेक करके अपनी गलती पकड़ें, क्या है गलती। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं बच्चों, पोल को एंड करते हैं। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है बच्चों, क्या नहीं समझ में आया पहले आप पूछें, क्या नहीं समझ में आया इसमें। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा बच्चों, बी। तो देखते हैं क्यों सही होगा इसका बी। आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर गलत दिया है। तो पहले आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि प्लस जो है वो दूसरी साइड जाके माइनस में बदल जाता है, इक्वल के दूसरी साइड, और गुणा का निशान इक्वल के दूसरी साइड जाके भाग में बदल जाता है। इतना बच्चों समझ में आ रहा है। तो बस इसी का आपको यूज करना है। तो पहले आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको निशान जोड़ का दिख रहा है ना, जोड़ का दिख रहा है ना, इधर भी जोड़ का दिख रहा है और इधर भी जोड़ का दिख रहा है। तो जो समान पद है उन्हें समान पदों को एक साथ करना है। तो ये 3z और z समान पद है, 4 और 6 समान पद है। तो समान पदों को एक साइड लाने की कोशिश करते हैं। तो z को इस साइड लाओगे, z प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का z हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। z उधर प्लस का है, इक्वल की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 इधर प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 4। यहां तक बताओ बच्चों किसे क्या बात नहीं समझ में आई। आपको समान पदों को एक साथ लाना है। 3z और z समान पद है, z आपका इधर प्लस का है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6 और 4 आपके समान पद है, 4 आपका प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब आपको सॉल्व करना है। 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2z, है ना। समान पदों को ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं बच्चों, समझा रही हूँ बच्चों। 3z माइनस 1z कितना हो जाएगा, 2z। ऐसे ही इधर 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2z बराबर 2। तो 2z बराबर 2, तो यहाँ पे 2 की क्या हो रही है, गुणा हो रही है, 2 की गुणा हो रही है तो 2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 2 को 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 1। तो z का मान कितना आएगा, 1। फिर से समझना है बच्चों, फिर से देखते हैं। फिर से देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस z है। तो पहले आपको समान पद ढूंढने हैं। 3z, z आपका वेरिएबल यहाँ है, z आपका वेरिएबल यहाँ है, तो दोनों समान पद हो गए। 3z और z को समान पद है तो एक साथ सॉल्व करना है। इधर 4 भी आपका अचर है, 6 आपका अचर है, दोनों समान पद है, दोनों अचर है, अचर को साथ में सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, z को इक्वल के इस साइड लाओगे, ये आपका बराबर का निशान है। प्लस हमेशा इक्वल के दूसरे साइड जाके किस में बदल जाता है, माइनस में। माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में। तो ये प्लस का z इक्वल के इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। 3z माइनस का z हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के 4 को इक्वल के इस साइड ले जाओगे, इधर प्लस का 4 है, उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। बताएं बच्चों, समझ में ये आई बात। यही मेन थी बात कि समान पदों को एक साथ लाना है। क्यों, क्योंकि हम समान पदों को ही जोड़ और घटा सकते हैं। तो ये आपका हो गया 3z माइनस z, ये हो गया आपका 6 माइनस 4। 3z में से 1 z घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2z। 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2, है ना।
अब 2z बराबर 2 है तो 2z बराबर 2 में यहाँ पर गुणा में जो भी चिन्ह होता है वो इक्वल के दूसरी साइड किस में बदल जाता है, भाग में। तो यहाँ के 2 की गुणा हो रही है तो दूसरे साइड 2 को भाग में कर देंगे, तो 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1। z का मान बच्चों कितना आ गया 1। और कभी भी मैंने आपको बताया है इक्वेशन का हल उसे क्या करता है, संतुष्ट करता है। z का मान 1 रख के देखो, दोनों चीजें बराबर आएंगी। बायां पक्ष में रख के देखो, बायां पक्ष कितना आएगा, z का मान 1 रखो, 3z प्लस 4, 3z प्लस 4 ये आपका बायां पक्ष है, इसमें z का मान 1 रखोगे, कितना आ जाएगा 3 गुणा 1 प्लस का 4, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 आपका 7 हो जाएगा। तो आपका बायां पक्ष कितना आ गया 7। अब आप देखो दायां पक्ष कितना आ रहा है, z बराबर 1 रख के दायां पक्ष बताओ बच्चों कितना आएगा। दायां पक्ष z बराबर 1 रखो, तो दायां पक्ष है आपका 6 प्लस जेड, 6 प्लस जेड में z की जगह 1 रखोगे, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। दोनों पक्ष बच्चों बराबर आए, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, 7 7 के बराबर आ गया, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया, तभी आपका ये क्या है, हल इक्वेशन को क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी भी अपने आंसर को इस तरीके से चेक कर लिया करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ये आपका चेक करने का तरीका है। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं सभी बच्चों को समझ में आया, कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्या बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से आप पक्षांतरण करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ फिर बच्चों, क्लियर हुआ? आप आंसर को भी चेक किया करो, z बराबर 1 रखा, ये भी आपका 7 आया, ये भी आपका 7 आया, 7 7 के बराबर है, तो इक्वेशन का हल, समीकरण का हल समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो गया। क्लियर? तो आज हमने बच्चों समीकरण का हल करना सीखा पक्षांतरण विधि से, और एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन करके देखे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।